हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग मानवेंद्र नाथ राय के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, जो कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के विचारक हैं। तो भारतीय राजनीतिक के विचारक में एम.एन. राय के जीवनी को पढ़ेंगे और इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं एम.एन. राय के जीवन परिचय को जानते हैं। एम.एन. राय का जन्म 6 फरवरी 1886 को पश्चिमी बंगाल के परगना जिले के अरबेलिया गांव में होता है। एम.एन. राय का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था और इनके पिता का नाम पंडित दीनबंधु भट्टाचार्य, जो कि एक स्कूल के अध्यापक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भिंगरी पोटा में होती है और वे प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारक के होते हैं और समकालीन क्रांतिकारियों से वे प्रेरित भी होते हैं। यानी उनके समय में जो और भी क्रांतिकारी लोग रहते हैं तो उनसे वे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही वे जो है भागवत गीता, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, अरविंद घोष की भवानी मंदिर पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। उन्हें जो है वीर सावरकर के बलिदान और संघर्षमय जीवन से प्रेरित होकर भी यतीन्द्र मुखर्जी का बायां हाथ माना जाता था और वो यतीन्द्र मुखर्जी का बायां हाथ बनने का प्रयास भी करते थे। यतीन्द्र मुखर्जी सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कृत संकल्प थे। एम.एन. राय प्रारंभ से ही मार्क्सवादी थे, लेकिन धीरे धीरे एम.एन. राय के जीवन में बदलाव आया और वे आगे जाकर कट्टर मार्क्सवादी बन गए। 1919 में वे रूस गए और वहां पर कोमिंटर्न के संपर्क में आते हैं। इससे उन्हें भारत में जाकर साम्यवादी दल की स्थापना का विचार आता है। यानी वो कुछ समय के लिए रूस गए, रूस में रहे और रूस के विचारधारा को अपने विचारधारा से जो है एम.एन. राय प्रभावित होते हैं और फिर भारत वापस आकर के साम्यवादी दल की स्थापना का विचार करते हैं और 1922 में वे साम्यवादी दल के प्रचार प्रसार हेतु एशियाई बोर्ड के सदस्य के रूप में जर्मनी भी जाते हैं और वहां पर उन्होंने वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। 1927 में वे चीनी साम्यवादी दल को परामर्श देने हेतु चीन भी जाते हैं। वहां पर उन्होंने साम्यवादियों को सलाह दी कि वे अपनी सामाजिकता की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए कृषक क्रांति की योजना शुरू करें। इससे क्या होगा कि चीन के साम्यवादियों को नई दिशा प्राप्त हुई और चीन में राष्ट्रीय आंदोलन में वहाँ के जो साम्यवादी दल है वो माओ के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए जानते हैं एम.एन. राय की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जानते हैं क्या क्या रचना है। एम.एन. राय ने 1922 से लिखना शुरू किए और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जागृति लाने का बेड़ा उठा लिया था। इनका जो रचना है, पहला है इंडिया इन ट्रांजिशन, दूसरा है इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, तीसरा है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, आगे है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा भी एम.एन. राय के अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना विचार को प्रकाशित किए और उनकी रचनाएं 1937 में इंडिपेंडेंट इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया, जिसका कि 1949 में रेडिकल ह्यूमनिस्ट पड़ा। यानी ये नव मानववाद या उग्र मानववाद जो है पड़ा। इनकी जो रचनाएं हैं मटेरियलिज्म, रीजन, रोमांटिज्म एंड रिजोल्यूशन, न्यू ओरिएंटेशन, आवर प्रॉब्लम्स, बियॉन्ड कम्युनिज्म, ह्यूमनिज्म, आगे है रेडिकल ह्यूमनिस्ट, द वे टू ड्यूरेबल पीस, न्यू ह्यूमनिज्म एंड पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फ्री इंडिया, द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रीडम, नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी,
प्लानिंग इन न्यू इंडिया, नेशनल गवर्नमेंट एंड पीपल्स गवर्नमेंट, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, माई एक्सपीरियंस इन चाइना, ये जो है इनकी रचनाएं थी। अब आइए जानते हैं एम एन राय के चिंतन का विकास कैसे होता है। इनके चिंतन के विकास को 3 भागों में बांटा जाता है, जो आगे बताएंगे। एम एन राय का राजनीतिक चिंतन अनेक उतार चढ़ावों से परिपूर्ण रहा। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जब उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया तो वे एक क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वे एक उदारवादी विचारक बन जाते हैं। कैसे ये क्रांतिकारी होते हैं? पहले तो मार्क्सवाद को मानते हैं, फिर जो है उनका आलोचना करते हैं, फिर जो है ये उदारवाद हो जाते हैं, और फिर आगे जो है इसकी पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। प्रारंभ से अंत तक वे स्वतंत्रता के विचार के पोषक रहे। प्रारंभ में ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे और बाद में मानवीय स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक बन गए। इस प्रकार उनके विचारों के प्रारंभिक चरण एवं अंतिम चरण के बीच एक गहरी और चौड़ी खाई है। प्रारंभ और अंत के बीच जो है गहरी और चौड़ी खाई है, इसलिए उनके चिंतन के विकास क्रम को समझना जो है अति आवश्यक है, ताकि एम एन राय की विचारधारा की जो दुराग्रता है उसे दूर किया जा सके। एम एन राय के चिंतन का विकास को हम 3 भागों में बांटा है। इसमें पहला है 1901 से 1915 तक। इस समय अराजकता, व्यवहारवाद, रोमांचक क्रांति, आतंकवाद अर्थात क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में एम एन राय को जानते हैं। दूसरा जो है 1916 से 1945 तक मार्क्सवादी, क्रांतिकारी कांग्रेसी और फिर क्रांतिकारी प्रजातंत्रवादी के रूप में इसे हम पढ़ेंगे। तीसरा जो इनका चरण आता है 1946 से 1954 तक, ये नव मानववादी अथवा मौलिक मानवतावादी के रूप में जो है इसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रथम चरण में 1901 से 1915 तक जो है, इस दौरान एम एन राय एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी रहते हैं। उसने भारत को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास व्यक्त करते हैं। उसने युवा वर्ग को उदारवाद के खिलाफ एकत्रित किया और सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया ताकि भारत को स्वतंत्रता दिलाया जा सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया। उन्हें विदेशों से धन भी मिला लेकिन शस्त्र नहीं मिला। उनका जो क्रांतिकारी कार्यक्रम है तत्कालीन उग्रवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों को तो प्रभावित कर सका, लेकिन बुद्धिजीवियों को वो जो है प्रभावित नहीं कर सका। इनका जो दूसरा चरण है 1916 से 1945 तक, इस बीच जो है इनका कई बार विचार बदलता है, जिसमें कि पहला है रूढ़िवादी मार्क्सवादी के रूप में। अमेरिका में रहकर मार्क्सवादी सिद्धांतों का अध्ययन करके एम एन राय रूस चले जाते हैं। वहां पर रहकर उन्होंने लेनिन के साथ रहकर मार्क्सवाद के व्यवहारिक रूप को निकट से देखने का उन्हें अवसर मिलता है। यहाँ पर वे मध्य एशिया में साम्यवादी दल की नीतियों का प्रसार करने के लिए बनाई गई सेंट्रल एशियाटिक ब्यूरो का सदस्य बने और साम्यवादी कार्यक्रम को प्रसारित करने में जुटे। उन्होंने ताशकंद में प्रथम भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में की और उनकी आस्था जो है मार्क्सवादी में बढ़ती चली गई, लेकिन लेनिन के साथ मतभेदों के कारण उसे जो है 1928 में रूस से निकाल दिया जाता है। इस तरह जो है 1916 से 28 तक वह कट्टर मार्क्सवादी समर्थक रहते हैं। दूसरा जो इनका पड़ा आता है मार्क्सवाद के आलोचक के रूप में। 1930 के बाद एम एन राय ने रूढ़िवादी मार्क्सवाद की आलोचना करना शुरू कर दिए। उसमें अपेक्षित सुधारों की बात कहने लगी। उसने 1930 से पहले मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों में जो अपनी आस्था व्यक्त की थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी वर्ग संघर्ष व्यक्त का ही एक स्वीकार किया गया, व्यक्त रूप एक रूप स्वीकार किया गया। भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या भी थी। उसने उसके स्थान पर उसने मार्क्सवाद की कठोरता पर तरह तरह का जो है आक्षेप लगाने लग गए। इनका जो तीसरा पड़ा आ जाता है क्रांतिकारी कांग्रेसी व क्रांतिकारी प्रजातंत्रवादी के रूप में। मार्क्सवाद की ही तरह एम एन राय ने 1930 से 39 तक कांग्रेस के रचनात्मक योगदानों को पहले तो सराहा, लेकिन धीरे धीरे गांधी व अन्य कांग्रेसी नेताओं की आलोचना करना शुरू कर दिए।
उसने तिलक और गांधी की क्रांतिकारी विधियों को तो सराहा, लेकिन गांधी के अहिंसात्मक कार्यक्रम की निंदा की। एमएन राय ने कहा कि गांधी जी द्वारा राजनीति में धर्म का प्रवेश कराकर स्वतंत्रता संग्राम को चोट पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनका जो तीसरा चरण है 1916 से 1954 के बीच। अब जो है जो जो एमएन राय पर मार्क्सवाद का प्रभाव कम होता चला गया, वे स्वतंत्र चिंतन के रूप में आगे बढ़ने लगे और मौलिक मानवतावाद या नव मानववादी बन जाते हैं। उसने रूस और चीन के साम्यवाद की अच्छी बातों से शिक्षा ग्रहण करके गांधी की उदारवादी विचारधारा जोड़कर एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे कि मौलिक या नव मानवतावाद यानी रेडिकल ह्यूमनिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसने मनुष्य को ही अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना और मानवीय स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक बन गया। इस तरह वह क्रांतिकारी राष्ट्रवादी से एक मौलिक मानवतावादी बन जाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि एमएन राय की विचारधारा कभी भी स्थिर नहीं रही। तीनों चरणों में उनका जो चिंतन है, उसके चिंतन का विकास चाहे अलग अलग रूपों में हुआ हो, चाहे किसी भी रूप में हुआ हो, लेकिन एमएन राय का जो मेन और जो मुख्य मकसद था वो था स्वतंत्रता के रूप में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में, कि राष्ट्र को किस तरह से हमें जो है स्वतंत्र करना है। ये एमएन राय का विचार था। अब एमएन राय के नव मानवतावादी के रूप में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।